मनोज जी, मैं आपका एक बार फिर से इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मनोज जी। थैंक यू रंजीत जी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस योजना, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हमें जानकारी दीजिए कि ये योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है वो विश्व स्तरीय संस्था है और 192 देश उसके मेंबर हुआ करते हैं। समय समय पर विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके वेलफेयर के लिए कलेक्टिवली कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जितने भी मेंबर कंट्री हैं उस डिसीजन को फॉलो करें। एक डिसीजन इस तरह का है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें 17 चीजों को चिन्हित किया गया है और ये उम्मीद की जाती है कि हर सरकार अपने जनसंख्या के लिए, अपने निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए उन आइडेंटिफाइड बेंचमार्क पे काम करेगा। उसमें पढ़ाई लिखाई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सफाई है, ड्रिंकिंग वाटर है। उसी में एक है जिसको कि बोलते हैं प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल, और इसको अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इसको जो लोग आम भाषा में जानते हैं, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवर टू द पॉपुलेशन। अब यह एक कमिटमेंट है जो हर कंट्री को 2030 तक करना है। आगे पीछे रफ्तार चल रही है, कोई ज्यादा आगे है, कोई कम पीछे है। इसी की कड़ी में चूंकि भारत भी एक सिग्नेटरी है, इसी चीज को अचीव करने के लिए, यूनिवर्सल हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में 23 सितंबर को ये आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना में दो कंपोनेंट है। आयुष्मान भारत योजना जब हम कहते हैं इसके दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये है कि लगभग 1 लाख हेल्थ सेंटर की स्थापना, क्योंकि एक बात होती है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सही समय पे सही इलाज शुरू में ही मिल जाए तो बीमारी ज्यादा बढ़ती नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज से 30-35 साल पहले जो सरकारी ढांचा था प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वो चरमरा गया है। दुर्भाग्य की बात है, उसको फिर से रीबिल्ड करने की बात है। एक तो उसमें प्रिवेंशन है और दूसरा जो कंपोनेंट है कि अगर कोई बीमार पड़ गया, उसे अगर हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ गई, प्राइमरी तो हो गया हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी का मतलब होता है कि अगर ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ गई तो सेकेंडरी और टर्सरी तो हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल में ही होगा। तो उसके लिए अगर कोई चला जाए तो फिर उसके जो खर्चा हो रहा है मेडिकल पे, उसका इंतजाम कैसे किया जाए। कि जो बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, वो तो अपना खुद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों के पास भी या तो उनके एम्प्लॉयर के द्वारा बीमा होता है या वो खुद भी ले सकते हैं। जो हमारे समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो इस व्यवस्था में आयुष्मान भारत में भारत सरकार ने देने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा योजना है। हमारा जनसंख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि हम कुछ भी काम करते हैं वो सबसे बड़ा हो जाता है। और ये काफी हद तक सफलतापूर्वक इसका निर्वहन किया जा रहा है। पिछले 4 सालों में जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जो कवरेज बढ़ा है, जो रोगियों की संख्या देखी जा रही है, ये स्कीम काफी सुदृढ़ता से चल रहा है। चलिए, एक चीज तो आपने बता दी पांडे जी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई योजना है, बहुत सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं इस योजना में। अब इसमें कैसे पता चलता है कि निम्न इनकम का व्यक्ति कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, ये कैसे पता चलता है? कैसे एक व्यक्ति को पता चले कि वो इस योजना के अंदर है? 2011 में एक सेंसस हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। उसके कुछ गाइडलाइंस थे और उसमें लोगों को, रूरल बेल्ट में लोगों को कम से कम 7 कैटेगरी में बांटा गया था और अर्बन लोकेलिटी में लोगों के ऑक्यूपेशन के बेसिस पे 7 या 8 कैटेगरी में बांटा गया था। वो जो सेंसस हुआ था उसमें जिन जिन व्यक्तियों का नाम है, जिन जिन परिवारों का नाम है, वो ही केवल इस योजना में लाभार्थी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी का नाम नहीं है तो कोई नया नाम ऐड करने की फैसिलिटी अभी तक सरकार ने नहीं दी है। अब उसमें कैटेगरी था G1 to G7 कि किसी के पास कच्चा मकान है, केवल 1 रूम का मकान है, कोई विधवा है, कोई ऐसी फैमिली है जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है, शहरी इलाके में जो आपके मतलब जो गरीब लोग रोड पे रहते हैं, जो रैग पिकर्स हैं, जो खुमचा लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, इस तरह के लोगों की पहले से ही पहचान की गई थी 2011 में। और वो जो लिस्ट है, उन्हीं लोगों को ये स्कीम में बेनिफिट मिला है।
उन्हीं लोगों को इस स्कीम में कार्ड मिला है। मैंने इसलिए कहा कि शायद ये एक कमी है, क्योंकि स्कीम लागू हुआ 2018 में, बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां बदल गई थी। जो गांव वगैरह में जो सर्वे होता है उसमें जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग भी अपना नाम ऐड करा लेते हैं, लोकल पॉलिटिक्स, लोकल इन्फ्लुएंस। जो जिन्हीं लोग होते हैं वो छूट भी जाते हैं। तो इस स्कीम में ऐसा अभी तक कोई मतलब प्रावधान नहीं बनाया गया है कि जो छूट गया उसको ऐड किया जा सकते, जो फालतू का आ गया उसको निकाला जा सके। तो ये थोड़ी सी इस स्कीम की कमी है। लेकिन कुल मिलाकर के 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया था और उस सब फैमिली को देने की बात है। मैं ये नहीं कहता कि सबको मिल गया है, लेकिन काफी काम तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। और यह एक फैमिली फ्लोटर प्लान है 5 लाख रुपए का, यानी परिवार में संख्या चाहे 2 आदमी हो या 10 आदमी हो, कोई लिमिटेशन नहीं है फैमिली के मेंबर्स के ऊपर, लेकिन परिवार के लिए केवल 5 लाख रुपए सालाना की व्यवस्था है। फैमिली फ्लोटर का मतलब ये होता है कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति ने जितना भी रकम उपयोग में ले लिया तो बाकी बचा रकम ही बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ा फैमिली में और उसके इलाज में ही 2 लाख रुपए खर्च हो गए, तब परिवार के बाकी सदस्यों के लिए उस साल में केवल 3 लाख रुपया ही उपलब्ध है। उससे ज्यादा अगर खर्च होता है तो इस स्कीम में लागू नहीं किया जाएगा, इस स्कीम से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये स्कीम है जिसमें कि लगभग उम्मीद की जाती है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी 10 करोड़ 74 लाख फैमिली, ऑन एन एवरेज 5 की फैमिली मान लीजिए, तो 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें लाभार्थी हैं और काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो पांडे जी, ये जो 50 करोड़ लोग इसमें इस योजना में आते हैं, क्या इनको कोई कार्ड मिला है? क्या उनको कोई जानकारी है कि मैं इस योजना में हूँ या नहीं हूँ? जैसे कि आपने बताया कि कई लोग नहीं भी हैं इसके अंदर, जो कि जिन्हें इस योजना में होना चाहिए था लेकिन नहीं भी है। 2011 में आपने बताया कि कैलकुलेशन हुआ था, वो उन्हीं लोगों के नाम है। हाँ, तो इसमें कुछ कार्ड मिला है किसी को, कैसे है? हर परिवार को और परिवार के मेंबर्स को कार्ड इशू किया गया है और वो कार्ड चल रहा है। तो आइडेंटिफाइड है तो आपका कार्ड बनाया गया है और आपको कार्ड लोगों के घर पहुंचाया भी गया है। रही बात कि आप उसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं है, अगर आपको कार्ड नहीं मिला है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर, अब देखिए क्या है, हर चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उनके वेबसाइट पर जाकर के आप अपना अगर आधार कार्ड नंबर अगर देते हैं, क्योंकि आधार कार्ड इसमें बहुत बड़ा बेसिक मतलब आइडेंटिफिकेशन का टूल वही है। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या कि बहुत लोगों के पास आधार कार्ड होगा ही नहीं, ये भी एक समस्या हो सकती है। घर के मुखिया का आधार कार्ड अगर था तो मान लीजिए कि सबका बन गया, लेकिन अगर घर में किसी और मेंबर का आधार कार्ड अभी भी नहीं बना है या उस वक्त नहीं बना था तो भी तकलीफ हो सकती है। तो आधार कार्ड नंबर देकर के आप ये देख सकते हैं कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं कि नहीं है। एक बात तो ये है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्कीम चल रहा है ये पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट है टू द लाभार्थी। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलीजुली सरकार है, बारिंग फ्यू स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं और जो पहाड़ी स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इसको अगर आप साइड में कर दीजिए तो हर स्टेट के साथ जो कॉस्ट का जो शेयरिंग है वो 60-40 होता है, यानी 60% कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% खर्च का जो वहन करना है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और ये 3 जो स्टेट मैंने नाम लिए, इनके केस में 90-10 का रेशियो है, यानी 90% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% खर्च केवल इन स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। तो इस तरह से इसका यानी ये कंबाइंड एफर्ट है। केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इस स्कीम को लागू करना है। और यही अंतर पड़ रहा है कि कहीं कहीं किसी स्टेट में काम ज्यादा हुआ है, कहीं कहीं किसी स्टेट में काम कम हुआ है। जो स्टेट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ वाले हैं, उन्होंने लागू कर दिया है। जो बीजेपी वाले स्टेट हैं वहाँ पॉलिटिक्स काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जो अपोजिशन वाले स्टेट हैं उनके कुछ अलग आपत्तियां हैं, या उनको यूं कहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट का है तो हम शायद किसी और नाम से करें, तो ठीक है, कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड। लेकिन प्रेशर इतना है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं भी है स्टेट गवर्नमेंट में तो उन्होंने दूसरे नाम से इस बेनिफिट का फायदा अपने नागरिकों को दिया है। जैसे राजस्थान में भीम शाह के नाम से कोई स्कीम है जो इसी से मतलब प्रेरित है और इसी के पैसे से चलती भी है। तो चीजें चल रही हैं और इसका बर्डन फैमिली मेंबर्स को नहीं है, ये सरकार को ही इस स्कीम के खर्च को वहन करना है। नहीं तो जैसे पांडे जी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में होता है
कि वहाँ पर अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कर सकता है। तो इस स्कीम में क्या है, किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कर सकता है या कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल इसको दिए गए? नहीं, अब हॉस्पिटल का इंपैनल हॉस्पिटल्स हैं इस पे भी, जिस तरह से कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में भी आप बीमा लेते हैं तो आपको वो एक लिस्ट देती है कि ये हॉस्पिटल हमारे पैनल पे हैं और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको कैशलेस इलाज मिलेगा। इस स्कीम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, उनसे ये कहा गया है कि हॉस्पिटल्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। उसका एक बेंचमार्किंग है, क्वालिटी बेंचमार्किंग है, और उन हॉस्पिटल से लगभग 1300 प्रोसीजर मतलब ऑपरेशन, 1300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन के लिए एक तयशुदा एक मुश्त राशि की व्यवस्था की गई है कि अगर ये बीमारी और ये ऑपरेशन होता है तो सरकार आपको इतना ही रुपया देगी। तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करना है कि कम से कम बेसिक बेंचमार्क पे वो खड़ा हो, और दूसरा शर्त ये है कि उस हॉस्पिटल को सरकार जो रेट दे रही है क्रॉस इंडिया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे ही हॉस्पिटल पैनल पे आएंगे और कैशलेस फैसिलिटी जो है वो उन्हीं हॉस्पिटल में मिलेगी। इन सारे हॉस्पिटल में कंप्यूटर सिस्टम जो अथॉरिटी है उसके साथ टैग रहेंगे। अगर बिहार में भी कोई कार्ड किसी को इशू हुआ है और अगर वो मान लीजिए घूमने के लिए गुजरात गया हुआ है, वहां वो बीमार पड़ गया, तो गुजरात के भी किसी हॉस्पिटल में जो कि इस पैनल में हो वहां जा करके वो कैशलेस अपना इलाज करा सकता है। टोटल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आईटी बेस्ड है, और वो जो कार्ड मिला है वो कार्ड ही आपके लिए सब कुछ है। और इसमें सारे खर्च इंक्लूडेड हैं। जो बीमार आदमी है अगर वो 5 लाख की लिमिट उसकी फैमिली ने क्रॉस नहीं किया है तो सारे के सारे खर्चे इस कार्ड के द्वारा ही पेमेंट होंगे और वो हॉस्पिटल इलाज के बाद सरकार से अपना बिलिंग करेगा और वहां से उसको पैसे का भुगतान किया जाएगा। इसमें रियम्बर्समेंट होता है या फिर कैशलेस हो जाती है? इसकी कैशलेस ही होगा, इसमें रियम्बर्समेंट की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास कार्ड है और अगर आप एक पैनल वाले हॉस्पिटल में गए हैं तो आपका सारा का सारा खर्चा मतलब वो कैशलेस होगा। हॉस्पिटल पैसा लेगी सरकार से, बशर्ते कि आपने 5 लाख का और आपकी फैमिली ने 5 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं किया हो। पांडे जी, जब कोई व्यक्ति प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से या खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है किसी प्राइवेट कंपनी से, तो उसे थोड़ी बहुत तकलीफों का तो सामना करना ही पड़ता है जब क्लेम आता है। तो सरकारी जब बात होती है तो फिर तकलीफें तो कई गुना बढ़ जाती हैं। तो क्या इस हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने में भी कुछ बड़े चैलेंजेस हैं? उस पर थोड़ी सी हाईलाइट आई। बिल्कुल चैलेंजेस बिल्कुल हैं, क्योंकि जैसा कि आपने सिंपली कहा और बहुत सही कहा कि सरकारी तंत्र में दिक्कतें होती हैं। अगर मान लीजिए किसी अब सबसे बड़ा जो हम लोग को फीडबैक मिलता है वो इस बात पे मिलता है कि जो पेमेंट का जो साइकिल है सरकारी तंत्र से जो हॉस्पिटल को मिलता है उसमें काफी डिले हो रहा है, 5-6 महीने का समय लग रहा है। वैसे प्राइवेट हेल्थ केयर में भी वहाँ 3-4 महीने की साइकिल होती है, वो एक हमेशा मुद्दा उनके साथ भी रहा है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अच्छी से अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड होने के बावजूद भी, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होने के बावजूद भी आप जब जाते हैं तो कोई हॉस्पिटल बोलता है कि हम इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये केस मैंने खुद कई बार होते हुए देखा है अपने परिचित लोगों में। तो वो इश्यू होता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में भी। सरकारी तंत्र में ये शिकायतें आ रही हैं कि थोड़ा सा टाइम डिले है, इसलिए कभी कभी ये हो सकता है कि आपके बगल का जो हॉस्पिटल हो आप वहां जाए, वो बोल देगा कि नहीं हम इस कार्ड तो हम नहीं लेंगे, हमको तो पैसे का भुगतान सरकारी तंत्र से हो ही नहीं रहा है या बहुत डिले से हो रहा है। ये शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन अगर एडमिशन हो गया तब कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। अब रही बात कि लोकल लेवल पे अगर कोई करप्शन करता है या घूस मांगता है तो सरकार कहां तक क्या क्या देख सकती है। कंप्लेन आप कर सकते हैं, उसका ग्रीवांसेस का रिड्रेसल होगा। लेकिन अगर लोकल लेवल पे कुछ अगर खामियां हैं या लोग बदमाशी कर रहे हैं तो शायद संभव है, हो भी रहा होगा। सो पांडे जी, इसमें कोई ऐसा डेटा है कि किस प्रकार से लोगों का क्लेम सेटल हुआ है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? ऐसा कोई डेटा या ऐसी कोई गिनती सामने आई है? नहीं, अगर आप जाएंगे जो इस मिशन का जो वेबसाइट है आयुष्मान भारत .in या कुछ नाम होगा उसका, मैं कई बार गया हूँ वहाँ लाइव आपको नंबर दिखाई देता है कि अभी तक कितने लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है, और वो संख्या मुझे लगता है 2.5-3 करोड़ तक हो ही गया होगा। और दूसरी बात है कि जितने
होता ठीक है, कहीं भी पब्लिसिटी वाली बात होती है, शिकायत तो कभी कोई हाईलाइट करता नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे कि मैं बीमार था और मुझे किस तरह से इस योजना के द्वारा मुझे लाभ मिला। अब ये मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा वो पॉलिटिक्स यहाँ जरूर प्ले हो जाता है, या कभी कभी ये भी हुआ है, जब शुरू में योजना बनाई गई थी तो उम्मीद की गई थी कि सारा का सारा जो ये भुगतान का मैकेनिज्म होगा वो इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से होगा। बाद में ये भी एक बात सामने आई कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां तो लोगों को मतलब उतनी अच्छी सर्विसिंग नहीं दे पाती हैं, या खुद जो मुनाफा वो कमा रही हैं ये खर्च सरकार क्यों वहन करे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने में मिक्स्ड मेथड यूज किया गया, यानी मिक्स्ड मॉडल कह सकते हैं। किसी किसी स्टेट ने इंश्योरेंस कंपनियों का ही सहारा लिया है, वो टेंडर निकलता है, उनको डाटा दिया जाता है कि पिछले साल कितने क्लेम आए थे, इस साल कितने, मतलब आप इसको बिजनेस को लेना चाहेंगे कि टेंडर निकलता है जो L1 होते हैं और उनके रिपुटेशन को देखते हुए पूरे स्टेट को, या बड़ा स्टेट है तो 2 भाग में उनको दे दिया जाता है। वहाँ इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से ही हॉस्पिटल का भुगतान होता है। तो वहाँ ये होता है कि सरकार का खर्च पक्का हो गया, भाई प्रीमियम दे दिया, उसी में अब इंश्योरेंस कंपनी जाने उनको लॉस हो रहा है कि मतलब घाटा हो रहा है। दूसरा मेथड है जो सरकार ये कहती है नहीं मैं इंश्योरेंस कंपनियों को क्यों प्रॉफिटेबल बनाऊं, या क्यों मैं उनको मतलब जो पैसा मैं क्यों ना बचा लूं। वहां उसको ट्रस्ट मॉडल से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ट्रस्ट मॉडल का मतलब हो गया कि सरकार ने एक ट्रस्ट बना दिया है और वो ट्रस्ट खुद ही अपने स्टाफ के द्वारा हॉस्पिटल को मैनेज करता है और हॉस्पिटल का भुगतान उस ट्रस्ट के माध्यम से, यानी सरकार के द्वारा सीधे होता है। ये दोनों कहीं कहीं दोनों मिक्स मॉडल है कि पार्टली इंश्योरेंस है और पार्टली ट्रस्ट मॉडल है। तो ये सब चीजें हैं। देखिए इतने बड़े स्कीम को भी चालू होते हुए 4-4.5 साल ही हुए हैं। एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, एज फार एज बेसिक कंसेप्ट इज कंसर्न, उसमें कोई फ्लॉ नहीं दिखता है, वो चीजें बहुत ही सही ढंग से चल रही हैं। लेकिन जो टीथिंग ट्रबल होता है किसी भी बड़े स्कीम में वो यहाँ भी है और समय के साथ उसको दुरुस्त किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है, जो लॉन्ग रन का फायदा है, कि डिजिटल हेल्थ मिशन की जो बात आ रही है कि हमारे देश में सभी व्यक्तियों के हेल्थ रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाए, सेव किया जाए, वो इसके माध्यम से भी शुरू हो गया है। कि जितने लोग इस कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने पहली बार कार्ड का उपयोग किया उस दिन सारा इलाज का डाटा भारत सरकार के पास चला आ रहा है और धीरे धीरे ये जो डाटा है वो बिल्डअप होता जाएगा, जो कि बाद में पॉलिसी डिसीजन में, हेल्थ की पॉलिसी लाने में या सरकार की जो अपनी नीतियां बनाने में, इलाज के किस तरह के डाटा आ रहे हैं, कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, किस स्टेट में कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है, जब इन सब चीजों का डाटा बन जाएगा तो लॉन्ग रन में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इस तरह की स्कीम को लागू करने में वो बहुत सहायक सिद्ध होगा। बहुत बढ़िया। तो पांडे जी, एक व्यक्ति जब एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेता है तो एक तरह से उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि कल को अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो मेरे पास में ये हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। इसी प्रकार से ये 50 करोड़ लोग जिनको ये हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगा कि हमारे पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस है और वो भी अच्छा खासा अमाउंट है, 5 लाख की अमाउंट जो है अच्छी खासी है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कैशलेस हो जाता है, कहीं उनको रियम्बर्स कराने की नौबत नहीं आती है। बहुत बढ़िया पांडे जी, आपने काफी डिटेल में आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस इस योजना के बारे में समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने भी देखा है, मैंने कम से कम 3-4 लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे गांव और मेरे गांव के बगल के लोगों को, जिनको इस कार्ड का फायदा हुआ है। टीथिंग ट्रबल तो होगा, ये तो हम और आप जानते हैं, लेकिन ये स्कीम है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और ये काफी अच्छा कदम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा आपने ये टॉपिक चूज किया और मुझे बोला कि मैं इसके लिए थोड़ी तैयारी करूं। इसी बहाने मुझे भी बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिला। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। वेलकम। वेलकम। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।